हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजीए क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव जगत के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जीव जगत के सभी क्वेश्चन करेंगे। इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। चलिए, पहला टॉपिक हमने बनाया है जीवों के अभिलक्षण कर। इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन बन सके हमने बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, थोड़ा जूम कर दें। पहला है एक बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में पुटअप किया गया था। इसका ऑप्शन है ए, छोटे शरीर के भार को ऊपर ले जाना अपेक्षाकृत आसान होता है। बी, छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचय दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। सी, छोटे आकार के जंतुओं की ऑक्सीजन आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है। डी, छोटे जंतुओं के मुकाबले में बड़े जंतुओं की पेशियों की कार्यक्षमता कम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है हमारा बी, छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचय दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओके, इसका आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन को हम देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पृथक की गई उपापचयनी अभिक्रियाएं पात्र हुआ करती हैं। बी, संहत में होने वाली वृद्धि केवल भीतर से ही होती है। सी, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति। ओके, और डी है, संहत में होने वाली वृद्धि पदार्थ की सतह पर और भीतर से भी दोनों प्रकार के होने वाले संचय से होती है। तो जिसका करेक्ट आंसर है टू का करेक्ट आंसर है हमारा सी, पर्यावरण होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति। ओके, करेक्ट आंसर हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। चलिए इसका देखते हैं। ए, विषम बीजाणुता, और बी स्वच्छंद जीव युग्मोद्भिद, सी आश्रित बीजाणुता, और डी अगुणित की जीवन चक्र। तो जिसका करेक्ट आंसर है ए। इसका करेक्ट आंसर ए है, ए विषम बीजाणुता। ओके, करेक्ट आंसर ए विषम बीजाणुता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जैविक संघटना किस स्तर से प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर, बी कोशिका स्तर, और सी जीव स्तर, डी परमाणु स्तर। तो जिसका करेक्ट आंसर है ए। इसका करेक्ट आंसर है ए, उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है। ए, स्पर्श के लिए संवेदनशीलता, और बी पर्यावरण के साथ अन्योन क्रियाएं एवं प्रगतिशील विकास, और सी जनन, और डी वृद्धि एवं गति। तो जो 5 का करेक्ट आंसर है ये हमारा है बी, पर्यावरण के साथ अन्योन क्रिया एवं प्रगतिशील विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। ए, प्रकाश स्वपोषी, बी रसायन स्वपोषी, सी मृतभोजी, और डी मल विषमभोजी। तो जो 6 का करेक्ट आंसर है, 6 का करेक्ट आंसर नंबर हमारा बी, रसायन स्वपोषी। चलते हैं नेक्स्ट 7, फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या शब्द है। फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या शब्द है। ए, ये विकिरणों से ऊर्जा तथा कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। बी, ये विकिरणों से ऊर्जा तथा कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। सी, कार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। डी, अकार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जो 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हमारा है बी,
बी, ये विकिरणों से ऊर्जा तथा कार्बनिक यौगों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इधर है, कह रहा है पृथ्वी पर प्रथम जीव थे। ए साइनोबैक्टीरिया, बी रसायन परपोषी, सी स्वपोषी और डी प्रकाश स्वपोषी। तो जिसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर बी रसायन परपोषी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। सभी जीवित तंत्रों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, ये 2000 में पूछा गया था। चलते हैं, इसका ऑप्शन देखें। O2 का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पादन करना, बी आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना, सी युग्मकों का उत्पादन करना, डी सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग उपापचयी क्रियाओं के लिए करना। तो जिसका 9th का करेक्ट आंसर है, 9th का करेक्ट आंसर है आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना, आंसर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट 10th। जिनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जिनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बेसी, बी कैरलस लीनियस, सी एंगलर तथा प्रांतल और डी बेंथम तथा हुकर ने। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है, यह है कैरलस लीनियस ने जिनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी। चलें 11th को। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। ए जीवाश्म विज्ञान, बी सरीसृपी विज्ञान, सी सोरोलॉजी और डी जैविक विकास। जो 11th का करेक्ट आंसर है, यह है ए जीवाश्म विज्ञान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मानव में सुधार के लिए आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है। ए यूथेनिक्स, बी यूजेनिक्स और सी यूफेनिक्स और डी एथनोलॉजी। जो हमारा 12th का करेक्ट आंसर है, 12th का करेक्ट आंसर नंबर बी यूजेनिक्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 13 की ओर। स्थिर जाति संकल्पना किसने प्रस्तावित की? ए डी कैंडोल और बी लीनियस ने और सी थियोफ्रेटस और डी डार्विन ने। जो 13 का करेक्ट आंसर है हमारा, ये है बी, ये है क्या? बी लीनियस ने। ओके, चलिए नेक्स्ट में टॉपिक सेकंड आ जाता है वर्गीकरण एवं वर्गीकी के संवर्ग में। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर है 14। निम्न में कौन म्यूसिडी कुल में आता है? ए मक्खी, बी जुगनू, सी टिड्डा और डी तिलचट्टा। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ए मक्खी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। ए मैंगीफेरा इंडिका कैरलस लीनियस, बी मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, सी मैंगीफेरा इंडिका, डी मैंगीफेरा इंडिका। ओके, इसका जो 15 का करेक्ट आंसर है, ये है मैंगीफेरा इंडिका लीनियस। ये बी करेक्ट आंसर इसका है। ये 2019 में पूछा गया था। इसके बाद 16 हमारा इधर, इसमें कह रहा है निम्न में कौन घोड़े का गण दर्शाता है? निम्न में कौन घोड़े का गण दर्शाता है? 2017 में पूछा गया था। ए पेरिसोडेक्टाइल, बी कैवेलस और सी फायरस और डी एक्टिविटी। ओके, ये जो 16 का करेक्ट आंसर है, ये है ए पेरिसोडेक्टाइला। ओके, पेरिसोडेक्टाइला। चलते हैं 17 की ओर। इसमें कह रहा है नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान नियमों द्वारा दिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्धति के नियमों के विरुद्ध है? तो इसका जो ऑप्शन है ए जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, बी जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम और दूसरा जात संकेत पद को प्रदर्शित करता है, सी नामों को लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, और डी नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित कहा जाता है। तो जिसका करेक्ट आंसर है ए जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। ये जो है द्विनाम पद्धति के नियम के विरुद्ध है। चलते हैं 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया, कौन सा है? ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। देखते हैं। मस्का डोमेस्टिका, समान घरेलू छिपकली, एक सरीसृप,
बी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एक प्रोटोजोवन रोग जनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। सी फेलिस टिगरेस भारतीय बाघ गिर जंगलों में भली भांति सुरक्षित। डी ई कोलाई का पूरा नाम इंटामोबिया कोली एक प्रोटोजोवन रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हमारा नंबर बी प्लाज्मोडियम फैलिसीपैरम एक प्रोटोजोवन रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है। ए बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीशीज है। बी कटल फिश मोलस्का जो एक क्लास है। सी मानव प्राइमेटा जो एक फैमिली है। डी घरेलू मक्खी मस्का जो एक आर्डर है। तो 19 का करेक्ट आंसर ए है हमारा बाघ टाइग्रिस जो एक भारतीय स्पीशीज है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर। 20 यहाँ पर है। 20 है आईसीबीएन का पूरा नाम है। आईसीबीएन का पूरा नाम है, ये 2007 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है ए इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। सी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। डी इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जो बी है 20 का करेक्ट आंसर हमारा बी है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 निम्न में कौन एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है। ये 2005 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। ए एक प्रजाति के सदस्यों में अंतः प्रजनन हो सकता है। बी एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता। सी प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजाति से प्रजनात्मक रूप से पृथक होती है। डी एक प्रजाति के सदस्य के बीच विभिन्नताएं होती हैं। इसका 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा है 21 का करेक्ट आंसर है हमारा बी एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह 21 का बी एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता। ये करेक्ट आंसर इसका है। चलिए अब देखते हैं 22 फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है। यह 2003 और 4 में पूछा गया। इसका ऑप्शन ए लैंगिक लक्षणों पर। बी जीवित जीवों की पूर्वजों की लाइनेज पर। सी जीवित जीवों के बाह्य लक्षणों पर। डी डीएनए के लक्षणों पर आधारित डेंडोग्राम पर। जो 22 का करेक्ट आंसर है ये हमारा है ए लैंगिक लक्षणों पर। ओके, इसका करेक्ट आंसर ए लैंगिक लक्षणों पर। चलते हैं नेक्स्ट 23 जैव वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है कोशिकीय लक्षण के आधार पर जीवों की पहचान तथा वर्गीकरण में उसका स्थान। बी बाह्य संरचना के लक्षण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। सी जीवों के विभिन्न टैक्सा की सीमा निर्धारित करना तथा उनके बीच संबंध स्थापित करना। डी जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजेनी स्थापित करना। तो जो 23 का करेक्ट आंसर है 23 का करेक्ट आंसर हमारा डी जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर अध्ययन के सभी क्षेत्रों में पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजी स्थापित करना। ये डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं 24 कह रहा है जाति को कहा जाता है। जाति को कहा जाता है ये 2003 में पूछा गया। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। वर्गीकरण की वास्तविक इकाई जो टैक्सोनोमिस्टस ने दी। बी वास्तविक मूल वर्गीकरण की इकाई। सी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। डी मानव के दिमाग की कोरी कल्पना जिसे ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये 24 का हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर नंबर सी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को जाति कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर। 25 कह रहा है 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। 5 संघीय
वर्गीकरण का मुख्य अध्याय क्या है? 2002 में पूछा गया था। चलिए इसके ऑप्शन देखें। ए केंद्रक की संरचना, बी पोषक की प्रकृति, और ऑप्शन इधर है सी कोशिका भित्ति की संरचना, डी अलैंगिक प्रजनन। जो 25 का करेक्ट आंसर है, 25 का करेक्ट आंसर नंबर बी, 25 का करेक्ट आंसर बी, बी है हमारा पोषण की प्रकृति पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 26 यहाँ पर है, 26 यहाँ पर है। ये कह रहा है एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है? एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है? ये 2002 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए, एक ही निकेत में रहते हैं, बी एक आवास में रहते हैं, सी आपसी सहप्रवास, डी विभिन्न आवासों में रहते हैं। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है ये हमारा सी जो है क्या, आपसी सहप्रवास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? ए जाति, बी प्रभाग, सी वर्ग और डी कुल। तो जो 27 का करेक्ट आंसर है, 27 का करेक्ट आंसर हमारा ए जाति, ठीक है। और 28 क्वेश्चन नंबर 28, जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। ए जीवित जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या करना, बी जीवित जीवों के विकास का टेस्ट करना, सी जीवित जीवों का नामकरण करना, डी अज्ञात जीवों की पहचान करना। 28 का करेक्ट आंसर हमारा है डी, 28 का करेक्ट आंसर हमारा डी, अज्ञात जीवों का पहचान करना। ओके, 29 कह रहा है एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह है ए कृत्रिम निकाय, बी सिंथेटिक, सी प्राकृतिक निकाय और डी जाति वृंतीय। जो 29 का करेक्ट आंसर हमारा है, ये है करेक्ट आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर प्राकृतिक निकाय। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 देखते हैं। 30 कह रहा है 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किसी एक संघ में नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मीथेजोनिक आर्की जीवाणु आते हैं। ए फंजाई, बी प्लांटी, सी प्रोटिस्टा और डी मोनेरा। जो 30 हमारा करेक्ट आंसर इसमें है मोनेरा। क्या है? मोनेरा, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं 31 देखते हैं। 31, वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उसे कहते हैं ए सिबलिंग, बी सिम्पैटिक, सी एलोपैट्रिक और डी नियोपैट्रिक। जो 31 का हमारा करेक्ट आंसर है, 31 का करेक्ट आंसर हमारा है सी एलोपैट्रिक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 32 देखते हैं। ए सिम्पैटिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता है उसे कहते हैं ए क्लियंस, बी डीम्स, सी क्लोन और डी सिबलिंग जाति। जो 32 है, 32 का करेक्ट आंसर हमारा है डी सिबलिंग जाति। और इसके बाद 33, द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा शुरू हुई थी? ए डिब्रिस, बी कैरोलस लीनियस, सी हेक्सल, डी जानरे। 33 का करेक्ट आंसर है बी, 30 का करेक्ट आंसर है बी कैरोलस लीनियस। अब चलते हैं 34 है जाति। जाति है ए जैव विकास की इकाई, बी जैव विकासीय इतिहास के वृक्ष की इकाई, ओके, सी जैव विकास की विशेष वर्ग है, डी जैव विकास से संबंधित नहीं है। 34 का करेक्ट आंसर है ए, जैव विकास की इकाई है। चलते हैं देखते हैं 35, जाति वृत्तीय वर्गीकरण आधारित है। ए उपयोगी पद्धति, बी स्वभाव, सी संपूर्ण समानता, डी सामान्य जैव विकासीय वंशज। 35 का जो करेक्ट आंसर है, 35 का करेक्ट आंसर हमारा है डी। करेक्ट 35 का जो करेक्ट आंसर हमारा, हाँ डी, ये है समान जैव विकासीय वंशज। 35 का करेक्ट आंसर डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 36, द्विनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं। ए वंश तथा जाति, बी गण तथा कुल, सी कुल तथा वंश, डी जाति तथा वेराइटी। जो 36 है, 36 का करेक्ट आंसर है ए वंश तथा जाति। चलते हैं नेक्स्ट 37 कह रहा है बिना जाति वृत्तीय के वर्गीकरण बीमा मांस की हड्डी के समान है, यह किसने कहा था? ए ओसवाल्ड टिप्पो, बी जॉन हचिनसन, सी
तख्ताजन, अब डी बेंथम तथा हुकर। तो 37 का करेक्ट आंसर है हमारा, 37 का करेक्ट आंसर है तख्ताजन। ओके, चलते हैं 38 की तरफ। देखते हैं नामकरण की पद्धति का अर्थ है। ए, एक नाम जो वैज्ञानिक द्वारा दिया गया हो। बी, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो। सी, दो नाम, एक लैटिनाइज दूसरा आदमी का। डी, इनमें से कोई नहीं। 38 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ये है बी, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना है या बना हो। अब देखते हैं 39 है लीनियस को किस लिए क्रेडिट मिला। ए, द्विपद नाम पद्धति। बी, बायोजेनेसिस के सिद्धांत। सी, माइक्रोस्कोप के आविष्कार। डी, रुधिर परिसंचरण की खोज। तो जिसका 39 का करेक्ट आंसर है हमारा है ए, द्विपद नाम पद्धति। चलते हैं 40 की ओर। 40 देखते हैं परिभाषिक शब्द संघ फाइलम किसने दिया था। ए, क्यूबियर, बी, हैकल, सी, थ्रियोपेट्स और डी, लीनियस। ए 40 का करेक्ट आंसर हमारा है, 40 का जो करेक्ट आंसर हमारा ए है क्यूबियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 41 कह रहा है टेक्सोनोमिक श्रेणी का क्रम है। ए, वर्ग, संघ, ट्राइब, गण, कुल, वंश, जाति। बी, प्रभाग, वर्ण, कुल, ट्राइब, गण, वंश, जाति। सी, प्रभाग, वर्ण, गण, कुल, ट्राइब, वंश, जाति। डी, संघ, गण, वर्ग, ट्राइब, कुल, वंश, जाति। जो 41 का करेक्ट आंसर हमारा है सी, प्रभाग, वर्ण, गण, कुल, ट्राइब, वंश, जाति। चलते हैं नेक्स्ट 42 की ओर। 42 हमारा इधर इसमें है पौधे या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे कहते हैं ए, जाति, बी, वंश, सी, गण और डी, टेक्सान। जो इसका 42 का करेक्ट आंसर है हमारा डी, टेक्सान। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 43 की ओर। 43 आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार है क्या है। ए, आकारिकी में समानता। बी, एनाटोमी और कारकीय लक्षण। सी, प्रजनन के लक्षण। डी, मेरुदंड की उपस्थिति या अनुपस्थित। 43 का करेक्ट आंसर है बी, 43 एनाटोमी और कारकीय लक्षण। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 44 लीनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे कहते हैं ए, एक नाम पद्धति। बी, वर्नाकुलर। सी, द्विनाम पद्धति। डी, बहुनाम पद्धति। 44 का करेक्ट आंसर है सी, द्विनाम पद्धति। चलते हैं 45 की ओर। टेक्सोनोमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई है। ए, जाति। बी, जगत। सी, फैमिली। डी, वैरायटी। जो इसका करेक्ट आंसर है 45 का ए है ए, जाति। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 46 एक टेक्सान है। ए, संबंधित परिवार के समूह। बी, संबंधित जाति के समूह। सी, एक प्रकार के जीवित जीव। डी, किसी भी रैंक के टेक्सान के समूह। 46 का हमारा करेक्ट आंसर है डी, 46 का करेक्ट आंसर है डी, किसी भी रैंक के टेक्सान के समूह। ओके, चलते हैं 47 है वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम दिया। ए, लीनियस। बी, डी, केंडाले। सी, प्लिनी द इडलर। सी, बेंथम तथा हुकर। 47 का करेक्ट आंसर हमारा सी, 46 का करेक्ट आंसर है सी, प्लिनी द इडलर। ओके, सॉरी 47 का करेक्ट आंसर हमारा है सी, प्लिनी द इडलर। चलते हैं 48 की ओर। 48 लीनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति। ए, प्राकृतिक। बी, कृत्रिम। सी, जातवृत्तीय। डी, अलैंगिक। 48 का करेक्ट आंसर हमारा बी, कृत्रिम। क्या 48 का बी, कृत्रिम। ओके, 49 नई वर्ग की न्यू सिस्टमेटिक्स शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया। ए, बेंथम तथा हुकर। बी, लीनियस। सी, जूलियन हेक्सले। डी, एपी डी केंडाले। 49 का करेक्ट आंसर हमारा है सी, जूलियन हेक्सले। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। ए, कृत्रिम। बी, प्राकृतिक। सी, जातवृत्तीय। डी, संख्यात्मक। जो 50 का करेक्ट आंसर हमारा है बी, प्राकृतिक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51 स्तंभ 1 में दी गई
मदों का स्तंभ 2 की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें है ए, इसमें है हमारा ए स्तंभ 2 से मिलाना है। ए पादप आलय, इसका सही मिलान है, देख लेते हैं इसका सही मिलान। 51 का सही मिलान है हमारा डी। 51 का सही मिलान है डी, ये है डी। ओके, डी 51 का सही मिलान है डी। तो ये डी, और इधर ऑप्शन कुछ इधर है, देख लेना। इसका डी मतलब डी, ए का तीसरे के साथ, पादप आलय का तीसरे के साथ, पादप आलय का तीसरे के साथ, और बी का चौथे के साथ, कुंजी का यहाँ चौथे के साथ मिलाया जाएगा, और सी का हमारा पहले के साथ, सी का पहले के साथ मिलाया जाएगा। उसके बाद डी का दूसरे के साथ, जो डी है डी का दूसरे के साथ ग्रंथ सूची का मिलाया जाएगा। एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों का विधि पूर्वक मतलब 2 के साथ मिलाया जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन 2013 में पुटअप किया गया। इसका ऑप्शन है ए, वनस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण है। बी, संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण है। सी, कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए एक वर्ग की सहायता है। डी, पादप आलय में सुसंस्कृत प्रेस किए गए परीक्षित पादप नमूने होते हैं। ये 52 का करेक्ट आंसर है बी, संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण है। ओके, चलते यहाँ से चालू था ये 51 से तीसरा टॉपिक चालू था 51 से। ओके, यहाँ से तीसरा टॉपिक चालू था। ओके, इसमें थे कितने, दो क्वेश्चन थे टॉपिक 3 में। ओके, किसी अन्य वीडियो में हम आपको, इसमें अभी कुछ और बचे हुए हैं, हम किसी अन्य वीडियो में करा देंगे। ओके, चलते। अगर वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट्स होता है तो प्लीज़ यार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर किसी और वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।